डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार के पद पर नौकरी कर रहे थे। बाबा साहेब ने 3 महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। उनमें सबसे पहले थे कबीर और दूसरे महात्मा ज्योतिबा फूले और तीसरे थे भगवान तथागत बुद्ध। संत कबीर ने उन्हें भक्ति भावना प्रदान की। ज्योतिबा फूले ने उन्हें ब्राह्मणवाद विरोध के लिए प्रेरित किया तथा शिक्षा और आर्थिक उत्थान का संदेश दिया। तथागत भगवान बुद्ध से आपको मानसिक और दार्शनिक आधार मिला। उन्हीं से दलितों के उद्धार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसका माध्यम था सामूहिक धर्म परिवर्तन। बाबा साहेब देश को सर्वोपरि मानते थे। उनका मानना था कि देश है तो हम सब लोग हैं, यदि देश ही नहीं होगा तो हम सब कहाँ होंगे। आज हमारे साथ हैं बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश राव अंबेडकर एवं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं संरक्षक मिशन जय भीम राजेंद्र पाल गौतम जी। आइए बात करते हैं मिशन जय भीम के बारे में प्रकाश राव अंबेडकर जी से। मिशन जय भीम जो है वो अपनी एक सोच लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात बाबा साहब ने कही थी कि जिसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं कि काउंटर रेवोल्यूशन जो है वो इस देश पे हावी हो चुका है। मानवतावादी शक्तियां हैं या सेकुलरवादी शक्तियां हैं, धीरे धीरे से इन विचारधाराओं पर एक नई विचारधारा आगे बढ़ रही है और जिसके खिलाफ बाबा साहब ने आंदोलन शुरुआत किया था वो था मनुवाद। हम लोग सिर्फ मनुवाद कहते हैं, लेकिन इस बात को भूलते हैं कि मनुवाद एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। और बाबा साहब ने यह कहा था कि जब व्यवस्था बनती है तो उस व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को उस व्यवस्था के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है और उसी के साथ साथ चलना होता है। बाबा साहब ये समझाते रहे कि व्यक्ति गलत नहीं है, सिस्टम गलत है। और इसलिए उन्होंने संविधान के माध्यम से नया सिस्टम लिया है जो मानवता रहा, इंसानियत रही, भाईचारा रहा, स्वतंत्रता रही। हम लोग इस बात को अमल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अपने मिशन में ही फंस चुके और इसलिए जो काउंटर रेवोल्यूशन वाले जो कर रहे हैं उसको हम भूल गए, उसको काउंटर करना ही हम लोग भूल गए। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूं, राष्ट्रवाद को लेके अब इस राष्ट्रवाद की कल्पना अब से शुरुआत हुई। अगर बाबा साहब को हम लोग ने अध्ययन किया होता और थॉट्स एंड पाकिस्तान इसका अगर हम लोग जिक्र करते तो शायद मुझे लगता कि उन्होंने उस बात को लेके 35 साल में ही कह दिया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। और वैसे ही हुआ। उन्होंने इस राजनीति को जो है एक आयाम दिया था और कहा था कि इस देश में कभी भी ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मणों की चोटी जो है वो मुसलमानों के हाथ में हो और मुसलमानों की दाढ़ी जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में ना हो। ये अगर राजनीति इस देश में चलती है
तो शांति सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी। इसी बात को अगर हम लोग दोहराते कि इस देश की जो शांति की राजनीति जो है, और इस शांति की राजनीति के लिए बाबा साहब ने जो है इस देश के सामने एक प्रस्ताव रखा था थॉट्स एंड पाकिस्तान के माध्यम से, इस पर अगर बहस होती तो शायद मेरे ख्याल से काउंटर क्रांति वहीं रुकती। किसी मिशन को हम लोग लेके जब चलते हैं तो मेरा पहला लक्ष्य ये होता है कि मुझे हासिल क्या करना है। उद्देश्य एक बात होती है, लेकिन हासिल क्या करना है वो सबसे बड़ी बात है। और मैं आज ये मान के चलता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को सही प्रपेक्ष में लोगों को सामने ले आना सबसे बड़ी बात है। आज देखिए जितने भी शेड्यूल कास्ट ऑफिसर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट पर है, आज एक बात से वो डरते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से डर रहे हैं। भी आरक्षण था, हम लोग तो लग गए, अब हमारे बेटा है बेटी है पढ़ रहे हैं, आरक्षण ना होने की वजह से उनका क्या होगा। वही बात अगर बाबा साहब की मैं जो कह रहा हूँ, इकोनॉमिक थॉट्स अगर बाबा साहब का अध्ययन करते तो शायद उनको जवाब मिलता। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब चेयरमैन थे, तब उन्होंने एक बिल मूव किया था कि संविधान के अंदर इस देश की आर्थिक नीति कैसी हो वो भी हो चर्चा होनी चाहिए थी। और उसका प्रारूप जो है वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में है। सवाल ये है जो बाबा साहब उठाना चाह रहे थे कि तुमको राजनीतिक आज़ादी तो मिली, ये बात सही है, लेकिन वो इस बात से समझाना चाहते थे कि अब तलवार नहीं चलेगी, अब पेन चलेगा। तो वही इशारा कर रहे थे बाबा साहब कि आपकी आर्थिक व्यवस्था, मतलब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था की आज़ादी जब तक बरकरार नहीं रहेगी तब तक आपकी पॉलिटिकल आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। अब आर्थिक आज़ादी बरकरार रखनी है तो क्या करना है? आर्थिक आज़ादी अगर बरकरार रखनी है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर रखना सबसे बड़ी बात है। पब्लिक सेक्टर को ना बेचना ये सबसे बड़ी बात है। पब्लिक सेक्टर जो आपने रखा हुआ है, शायद प्राइवेट प्लेयर उसमें आके अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बात आई कि पब्लिक सेक्टर को नष्ट करते हुए, उसको ख़त्म करते हुए प्राइवेट सेक्टर की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो आपकी आर्थिक आज़ादी पर आंच आ सकती है। इस बात को हम लोग जैसे फैलाएंगे, और मैं राजेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे बताया कि एक सेंटर खोलने जा रहे हैं कि जो एक सोशल मूवमेंट की तौर से लोगों को कैडर के रूप में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि जब तक हमारी वैचारिक बैठक उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक हमारे एक्शन में वजन नहीं आएगा, क्योंकि कन्विंसिंग नहीं होता है। आदमी जब कन्विंस होता है तब वो उसके पीछे लगता है, दौड़ने लगता है। और ये वैचारिक बैठक उसकी जिस दिन मैं अगर कहूँगा फिक्स्ड हो गई, उसको पता चला, तो उसके पीछे वो भागेगा। और इनका जो सेंटर है, राजेंद्र जी का सेंटर जो है, उसको मैं शुभकामना देता हूँ और यहीं रुकता हूँ। एक बात जो बड़ी बात प्रकाश जी ने कही, उसमें एक जो संदेह मुझे लगता है, जो ये प्राइवेटाइजेशन होगा, जैसे जैसे देश के संसाधन प्राइवेटाइज हो जाएंगे
तो जिस प्रकार हमारे समाज के लोग काबिल होने के बावजूद जहाँ रिटर्न टेस्ट नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर केवल इंटरव्यू होता है, और वहाँ ये कह दिया जाता है SC ST OBC के काबिल लोग उपलब्ध नहीं हुए, और उन वैकेंसीज़ को या तो खाली रखा जाता है या जनरल कैटेगरी से भर दिया जाता है। तो जब देश के सारे संस्थान प्राइवेटाइज हो जाएंगे, जिस तरह रेलवेज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयर इंडिया बेच दिया, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो वहाँ जब हमारे लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में हमारे आदमी के नाम से ही ये पहचान हो जाएगा कि ये कौन है। जब नाम से ही पहचान हो जाएगा तो जिसकी मानसिकता पहले से ही हमारे खिलाफ है, जो पहले से ही प्रिजुडिस है, तो वो तो हमारे काबिल लोग के उपलब्ध होने के बावजूद उनको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली इसमें इतना बड़ा नुकसान है, बाबा साहब को ये संदेह पहले से था। इसलिए मैं प्रकाश जी की बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूँ कि ये रुकना चाहिए और हमें वैचारिक तौर पर अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और ये जो प्रतिक्रांति काफ़ी आगे बढ़ गई है और ये राष्ट्रवाद की एक नई तरह की डेफिनेशन एक हिंदूवाद के चोले में परोसना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं, इसको हम चलने नहीं देंगे। जो बाबा साहेब के सपनों का भारत था, हम उस तरह का भारत बनाएंगे जहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय हो, जहाँ प्रज्ञा हो, शील हो। तो ऐसा भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं और ये लोग एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो मनुस्मृति के आधार पर हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाने की साजिश है, फिर से हमारे पढ़ने लिखने पर एक तरीके से पढ़ाई को महंगा करके पढ़ाई को हमसे छीन लेने की जो साजिश है, देश के सारे संस्थानों को प्राइवेटाइज करके हमारी नौकरियां छीन लेने का जो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, और पैसा हमारे पास इतना है नहीं कि हम लोग अपने इंडस्ट्री और ट्रेड में आ सकें। तो ये लड़ाई तो मुझे लगता है वैचारिक तौर पर लड़नी पड़ेगी, इसको तैयारी करनी पड़ेगी हमें, और अब इस दिशा में हम लोग मजबूती से काम करेंगे।